इमेजिन एक दुनिया जहां हर ब्रेथ फाइट है, जहां नेचर के साथ कनेक्शन ही जिंदगी है और एक छोटा सा हीरो स्पाइडर एक सीक्रेट पावर के साथ जो सिर्फ उसको नहीं बल्कि पूरे प्लैनेट को बचा सकता है। लेकिन दुश्मन हर तरफ, ह्यूमंस, ऐश क्लैन और वक्त कम है। क्या स्पाइडर और किरी अपनी फैमिली और ट्राइब को सर्वाइव करवा पाएंगे? आज देखिए ये एपिक स्टोरी जो आपको हिला देगी। ये कहानी शुरू होती है जेक के बच्चों से, जो पैंडोरा के आसमान में अपनी फ्लाइंग बीस्ट्स के साथ उड़ते हुए हंसी मजाक कर रहे होते हैं। हवा, आजादी और खुशी, सब कुछ परफेक्ट लगता है। लेकिन जब वो जमीन पर वापस आते हैं, लोएक का भाई उसे याद दिलाता है कि अब जाने का वक्त हो गया है। जाने से पहले लोएक एक सवाल करता है, तुम कैसे मरे? उसका भाई बिल्कुल सीधी सी बात कहता है, आई वॉज शॉट। लेकिन ये सिर्फ एक जवाब नहीं, बल्कि लोएक के दिमाग का सबसे दर्दनाक जख्म है। ये एक पेनफुल मेमोरी है जो उसके दिल पर गहरा निशान छोड़ चुकी है। उसका बड़ा भाई नेटियाम मर चुका है और लोएक जानता है कि ये दर्द कभी कम नहीं होगा। लोएक कहता है कि उसे स्पाइडर के लिए वापस जाना पड़ा था, लेकिन सच ये है कि अंदर ही अंदर वो मानता है कि ये ट्रेजेडी उसके बाप की वजह से हुई। उन्हें वहां होना ही नहीं चाहिए था। ऑर्डर्स फॉलो नहीं किए गए और नतीजा कैप्चर और फिर मौत। याद से बाहर निकलकर लोएक फाइनली एक्सेप्ट करता है कि उसके भाई की डेथ का बोझ उसी के कंधों पर है। ये गिल्ट अब जिंदगी भर उसके साथ रहेगा। दूसरी तरफ किरी और स्पाइडर के बीच एक इमोशनल बातचीत होती है। किरी चाहती है कि वो स्पाइडर से कनेक्ट करे, दिल से, स्पिरिचुअली, लेकिन वो नहीं कर पाती। उसकी सीजर्स उसके कंट्रोल से बाहर है और ये चीज उसे तोड़ कर रख देती है। सीन शिफ्ट होता है नेटिरी की तरफ, जो अपने बेटे की जिंदगी के लिए गा रही होती है। एक माँ की प्रेयर, एक माँ का दर्द। बैकग्राउंड में लोएक की आवाज आती है, जो नावी के तरीकों और अपने फादर जेक के रूल्स को कंपेयर करता है। खामोश रहो, कुछ मत बोलो और हमेशा मूव करते रहो। रीफ के लोग मानते हैं कि समंदर दिमाग को साफ कर देता है। यहीं जेक और उसका बेटा रीफ पर एक बो ढूंढ लेते हैं। जेक उससे कहता है कि ये बात अपनी माँ से छुपाना, लेकिन फिर भी ट्राइब के सामने और वेपन्स आ जाते हैं। जब टेरा मेटल वेपन्स के पीछे जाती है तो रोनल उसे डांटती है। मेटल फॉरबिडन है। वो वार्निंग देती है कि कभी कभी एक छोटा सा पत्थर भी सी के दिल को रोक सकता है। जेक कहता है कि उसका बेटा अब रीफ का हिस्सा बन चुका है। वो मानते हैं कि जिंदा बच जाना भी एक लक था, लेकिन बेटा खो देने का दर्द कभी खत्म नहीं होता। नावी लोगों का बिलीफ है कि जब तुम किसी बीस्ट को राइड करते हो, तुम उसके साथ एक हो जाते हो। फिर भी जेक साफ मना कर देता है कि वो दोबारा टोरुक मार्क बनने के लिए तैयार नहीं है। इस बात से कई लोग नाराज हो जाते हैं। और जब ये सब हो रहा होता है, दूसरी तरफ कर्नल माइल्स, क्वारिच और आरडीए अपनी हंटिंग जारी रखते हैं। उन्हें कोई क्लियर ट्रेल नहीं मिलता। कुछ लोग सजेस्ट करते हैं कि शायद अब रुक जाना चाहिए, लेकिन क्वारिच का जवाब बिल्कुल क्लियर होता है। उसका सिर्फ एक मिशन है, एक स्पेसिफिक टारगेट, और जब तक वो टारगेट जिंदा है, वो रुकने वाला नहीं। आखिर में लोएक खुद से एक सच कबूल करता है कि जो भी चीज वो छूता है वो टूट जाती है। चाहे किसी ने कभी खुलकर ये बात ना की हो, लेकिन वो वहां था और जो कुछ हुआ उसका बोझ सिर्फ उसी के दिल पर है। बाद में जेक नेटरी के साथ फेथ पर बात करता है। वो कहता है, सब कहते हैं कि एवा हमेशा प्रोवाइड करती है, लेकिन फिर ये भी सच है कि जब हमारे बेटे को प्रोटेक्शन चाहिए थी तब गॉडेस वहां नहीं थी। नेटरी बहुत खामोशी के साथ दर्द में डूबी हुई कहती है, मेरे बाप का बो टूट चुका है। इस जगह पर मेरे पास कुछ भी नहीं बचा, ना जंगल, ना फैमिली, ना ट्राइब, सिर्फ मेरी फेथ। जेक उसे याद दिलाता है कि वो अकेली नहीं है। वो कहता है, तुम्हारे पास मैं हूँ, और फिर पूरे दिल से कहता है कि वो उसे बेपनाह प्यार करता है। कुछ देर बाद बच्चे पायाकान से मिलते हैं। उन्हें लगता है कि ये बहुत अनफेयर है कि पायाकान को एग्जाइल कर दिया गया, जबकि उस पर इतनी डेथ्स का ब्लेम डाला जा रहा है। वो पायाकान से वादा करते हैं कि जो भी हो जाए वो हमेशा साथ रहेंगे। रात होती है और स्पाइडर को अचानक सीजर आ जाता है। अगली सुबह उसे स्ट्रिक्टली वार्न किया जाता है कि वो ज्यादा केयरफुल रहे। फिर अचानक अनाउंसमेंट होती है, विंड वॉकर्स आ रहे हैं। वो अपनी मजेस्टिक फ्लाइंग क्रीचर्स पर सवार होते हुए पहुंचते हैं। जब किरी स्पाइडर के बाल ठीक कर रही होती है, जेक सजेस्ट करता है कि शायद स्पाइडर को उनके साथ चला जाना चाहिए, लेकिन कोई भी इस बात से अग्री नहीं करता। जेक के बच्चे स्ट्रांगली अपोज करते हैं। इसी बीच नेटरी का गुस्सा और ज्यादा भड़क उठता है। अपने बेटे की मौत का गम वो दूसरों पर प्रोजेक्ट करने लगती है, खासकर किरी पर। टेंशन बढ़ती है। एक इंटेंस आर्ग्यूमेंट होता है
और फिर सब लोग वहाँ से चले जाते हैं, सिर्फ जेक और नेटरी रह जाते हैं। आखिर डिसीजन होता है, स्पाइडर को कैरावान के साथ भेजा जाएगा और स्पाइडर के फ्रस्ट्रेशन को कम करने के लिए जेक कहता है कि पूरी फैमिली उसे सी ऑफ करने चलेगी। विंड वॉकर्स का लीडर वॉन कहता है कि सिर्फ स्पाइडर के लिए जगह है, लेकिन जेक उसे मना लेता है, ये प्रॉमिस करके कि वो कैरावान को रियल सोल्जर्स की तरह प्रोटेक्ट करेंगे। फैमिली ट्रांसपोर्ट पर चढ़ जाती है। अपनों को अलविदा कहते हुए वो हर मूवमेंट को ध्यान से देखते हैं जब कैरावान आगे बढ़ती है। इसी दौरान लोएक, जो अभी भी ग्रीफ के बोझ के नीचे दबा हुआ है, हवा में अपने भाई की आवाज़ महसूस करता है, लेकिन जेक उसे डांट देता है। वो कहता है कि तुम ट्रांसमीटर भी ठीक से यूज़ नहीं कर सकते, तुम एक सिंपल चीज़ भी सही नहीं कर पाते। और इसी वक्त दूसरी तरफ बेस पर कर्नल फैमिली के एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट सिक्योर कर लेता है और बिल्कुल उसी मोमेंट ऐश पीपल अपना सैबोटेज अटैक लॉन्च कर देते हैं। यहीं से कहानी एक और ज़्यादा खतरनाक मोड़ लेने वाली होती है। मिशन शुरू होता है और जेक लोएक को स्ट्रिक्टली कहता है कि वो अपनी बहन का ख्याल रखे, लेकिन मिशन के बीच ही लोएक से एक बड़ी मिस्टेक हो जाती है। वो अपना ट्रांसमीटर भूल जाता है। जब वापस लेने जाता है तो उसे पता चलता है कि वो जल चुका है, कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड। इसी वक्त स्पाइडर की सिचुएशन और भी डेंजरस हो जाती है। उसके सर्वाइवल गियर की बैटरी रैपिडली ड्रेन होने लगती है। उसकी जिंदगी लिटरली सेकेंड्स पर आ जाती है। लोएक कोई और रास्ता नहीं देखता। वो अपनी बीस्ट पर माउंट करता है और नीचे ड्रॉप होता है डायरेक्ट फाइट के लिए। इसी दौरान ऐश क्लैन का एक एनिमी स्पाइडर तक पहुंच जाता है और उसे मारने की कोशिश करता है। स्पाइडर पूरी हिम्मत के साथ फाइट करता है, लेकिन अकेला फिनिश नहीं कर पाता। तभी बिल्कुल लास्ट मोमेंट पर एक नावी अपीयर होता है और स्पाइडर को वहां से बचकर निकलने में मदद करता है। स्पाइडर बच जाता है बिना किसी इंजरी के। दूसरी तरफ जेक का बैलेंस बिगड़ जाता है। वो अपनी फ्लाइंग माउंट से गिर जाता है और एक रोप से लटक जाता है, बिल्कुल मौत के किनारे। इसी केओस के बीच नेटरी का सामना होता है वैंग से, जो ऐश क्लैन का लीडर है। दोनों के बीच एक ब्रूटल फाइट होती है। वैंग नेटरी को एक एरो से जख्मी कर देता है। दर्द बहुत ज्यादा होता है, लेकिन नेटरी गिव अप नहीं करती। वो खुद अपने जिस्म से एरो निकालकर फिर से फाइट कंटिन्यू करती है, लेकिन जब उसकी स्ट्रेंथ कंप्लीटली खत्म हो जाती है तो वो नीचे जंगल में गिर जाती है। सिर्फ इसलिए बच जाती है क्योंकि घनी वेजिटेशन उसका फॉल ब्रेक कर लेती है। कीरी और स्पाइडर तुरंत अपने सिबलिंग्स को ढूंढने निकलते हैं। सबसे पहले छोटे टूके को सेफ जगह पहुंचाते हैं, फिर स्पाइडर को सिक्योर करते हैं। जेक किसी तरह एक नई क्रीचर पर माउंट कर लेता है, लेकिन कम्युनिकेशंस बिल्कुल डाउन होती हैं। वो नेटरी से कांटेक्ट नहीं कर पाता। इसी अफरा तफरी में सिबलिंग्स कंट्रोल खो देते हैं और नीचे डेंस फॉरेस्ट में क्रैश कर जाते हैं। स्पाइडर का स्पेयर बैटरी शिप पर रह गया होता है, इसलिए वो डिसाइड करते हैं कि वापस जाया जाए। लेकिन जब वेपन स्कोप से देखते हैं तो उनका खून जम जाता है। ऐश क्लैन की लीडर अपनी की हुई मैसेकर का जश्न मना रही होती है। बारांग जब एक डेड बॉडी को अपनी नाइफ से चेक करती है तो उसे एक चीज मिलती है जो उसने पहले कभी नहीं देखी होती, एक बुलेट। ये चीज उसके लिए बिल्कुल नहीं होती है। अब सुलीस को दूर से देख लिया जाता है और वो मजबूरन समंदर के रास्ते भागने लगते हैं। जेक बेचैन होकर अपनी फैमिली को ढूंढता रहता है। कोई जवाब नहीं मिलता जब तक नेटरी की माउंट उसे ढूंढकर नहीं ले आती। इस वक्त स्पाइडर के पास कोई बैकअप नहीं होता, ना बैटरी ना पावर। लोएक समझ जाता है कि सबसे सेफ डिसीजन अब वापस जाना है। वो एक लंबा और छुपा हुआ रूट चूज करता है ताकि किसी की नजर ना पड़े। इसी दौरान जेक को स्पेयर गियर मिल जाता है, लेकिन बिल्कुल उसी मोमेंट पर कर्नल वहां आ जाता है, एक और सोल्जर के साथ। वो जेक से डिमांड करता है कि वो सब कुछ बताए। जेक ऐश पीपल के अटैक के बारे में सब एक्सप्लेन करता है और फिर एक शॉकिंग रिवील होता है। स्पाइडर असल में कर्नल क्वारिज का बेटा होता है। यहीं से कहानी और ज्यादा पर्सनल और ज्यादा डेंजरस हो जाती है। जैसे ही कर्नल को पता चलता है कि जेक ने मास्क और स्पेयर बैटरी रिकवर कर ली है, उसका फोकस सिर्फ एक चीज पर आ जाता है, उसके बेटे की जिंदगी। डर के मारे वो जेक को फोर्स करता है कि वो सीधा उन्हें स्पाइडर तक ले जाए। दूसरी तरफ बच्चों को रियलाइज होता है कि स्पाइडर की ऑक्सीजन ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी है, टाइम बिल्कुल निकल रहा होता है। सब लोग पैनिक में हेल्प ढूंढने लगते हैं, लेकिन किरी कुछ और ही महसूस करती है। वो पास एक अजीब सी क्रीचर को नोटिस करती है और अपनी स्ट्रॉन्ग इंस्टिंक्ट फॉलो करते हुए लोआक से कहती है कि स्पाइडर को सॉलिड ग्राउंड पर ले जाकर नीचे लिटा दो। फिर किरी एक स्पिरिचुअल क्रीचर उठाती है और उसे स्पाइडर के माउथ के अंदर रख देती है। उसके बाद वो अपने सिबलिंग्स को स्ट्रिक्टली कहती है, बिल्कुल खामोश रहो। किरी नेचर के साथ कनेक्ट करना शुरू करती है ताकि स्पाइडर को बचा सके। वो लोआक से कहती है कि स्पाइडर का मास्क हटा दे।
धीरे धीरे कनेक्शंस एक्टिवेट होने लगते हैं, लेकिन तभी किरी को सीवियर सीजर्स आने लगते हैं। लोआक मजबूरन कनेक्शन तोड़ देता है। सब कुछ यही कह रहा होता है कि स्पाइडर मर चुका है। सब टूट जाते हैं, आंखों से आंसू रुकते ही नहीं। लेकिन कुछ ही मिनट्स बाद एक मिरेकल होता है। स्पाइडर अचानक हिलाता है, सांस लेने लगता है और बिना मास्क के जिंदा हो जाता है। स्पाइडर खुशी से भर जाता है, उसके लिए ये सेकंड लाइफ होती है। लेकिन जैसे ही वो एक्साइटमेंट में आवाज करता है, ऐश क्लैन अलर्ट हो जाती है। फायर एरोज के साथ वो लोग अटैक कर देते हैं और सबको कैप्चर कर लिया जाता है। उन्हें वेपन दिखाया जाता है। ऐश क्लैन की लीडर वरांग स्पाइडर से इंटेरोगेशन शुरू करती है। वो पूछती है, तुम जिंदा कैसे हो? स्काई से आने वालों के लिए ये हवा जहर है। तब किरी बीच में आती है और कामली कहती है, उसे अवा ने बचाया। वरांग का चेहरा और ज्यादा डार्क हो जाता है। वो स्पाइडर को थ्रेटन करती है, अगर तुमने मुझे बुलेट वेपन चलाना नहीं सिखाया तो मैं किरी का सर काट दूंगी। इसी वक्त जेक वहां पहुंचता है और उनका सामना करता है, लेकिन ऐश क्लैन के वॉरियर्स उसे आसानी से गिरा देते हैं। तभी एक और एंट्री होती है, कर्नल क्वारिच। आर्म्ड होकर वो अटैक करता है और काफी ऐश क्लैन मेंबर्स को मार देता है। वरांग उसमें इंटरेस्ट लेने लगती है। वो कर्नल को कैप्चर करती है और उसके साथ न्यूरल कनेक्शन बनाती है। क्वारिच किसी तरह लिंक सर्वाइव कर जाता है, लेकिन वरांग अब क्लियर डिमांड करती है, तुम मुझे वेपन यूज करना सिखाओगे। मजबूरी में कर्नल मान जाता है। वरांग बुलेट फायर करती है, बिना कंट्रोल के, वाइल्ड फ्रेंजी के साथ। पूरा क्लैन जश्न मनाता है। फिर अचानक वो अनाउंस करती है, अब हमें इस आदमी की जरूरत नहीं। वो सैक्रिफाइस की प्रेपरेशंस का ऑर्डर देती है। रिचुअल शुरू होता है, लेकिन इसी बीच किरी फिर से जमीन से कनेक्ट करती है। चुपचाप प्लान जिंदा हो जाते हैं और ऐश क्लैन के कुछ वॉरियर्स पर अटैक कर देते हैं। इसी केओस का फायदा उठाकर किरी और उसकी फैमिली अपनी नाइफ से बंधन काटकर आजाद हो जाते हैं। और यहीं से कहानी एक और डेंजरस टर्न लेती है। इसी वक्त दूर से एक और पावरफुल एंट्री होती है, नेतिरी। वो अपनी बीस्ट पर सवार होती है और उसके साथ मेटकेइना क्लैन भी होता है, उनके एलाइज, जिसमें रोनल भी शामिल होती है, जो हर हाल में नेतिरी को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करती है। जैसे ही वरांग देखती है कि सलीज एस्केप कर चुके हैं, वो सैक्रिफाइस तुरंत कैंसिल कर देती है। हाँ, उसे पता होता है कि वो पानी के रास्ते भाग गए हैं और ट्रेल लॉस्ट हो चुकी है, इसलिए वो फिलहाल चेज नहीं करती, लेकिन जाते जाते एक चिलिंग वार्निंग दे जाती है, हम आसमान से तुम्हारा शिकार जारी रखेंगे। रोनल किसी तरह नेतरी को रिवाइव कर लेती है। एरो का जख्म सीरियस नहीं होता क्योंकि वक्त पर ट्रीटमेंट मिल जाता है। होश में आते ही नेतरी का पहला सवाल होता है, मेरे बच्चे कहाँ हैं? रोनल उसे रेस्ट करने को कहती है, लेकिन नेतरी को कोई रोक नहीं सकता। वो डिटर्मिनेशन के साथ दोबारा अपनी बीस्ट पर सवार होती है और अपनी फैमिली की तरफ निकल पड़ती है। दूसरी तरफ बच्चे सेफली दूसरी साइड पहुंच जाते हैं और थोड़ा सा रेस्ट लेने की कोशिश करते हैं। इसी बीच कर्नल जेक की तरफ देखता है और कहता है कि स्पाइडर एक अच्छा बच्चा है और जेक ने उसे अच्छी तरह रेज किया, लेकिन फिर वो कोल्ड टोन में ऐड करता है, ये पर्सनल बिजनेस है, मैं उसे वापस ले जाऊंगा, चाहे जिंदा हो या मरा हुआ। जेक कामली जवाब देता है कि ये दुनिया वो नहीं है जो कर्नल समझता है। जेक कहता है कि उसने अपनी आंखों से इस वर्ल्ड की रूह देखी है और उसे यहीं रहना चाहिए, लेकिन कर्नल क्लियर कर देता है, फर्क नहीं पड़ता, मैं नहीं भूला मैं किस साइड का हूँ, चाहे मेरा बॉडी बदल गया हो, चाहे रंग बदल गया हो। टाइम गुजरता है, आखिरकार फ्लायर्स नजर आते हैं, लेकिन ये दुश्मन नहीं होते, ये रोनल के ट्राइब के एलाइज होते हैं जो उन्हें रेस्क्यू करने आए होते हैं। तब तक कर्नल और उसका सोल्जर वहां से भाग चुके होते हैं। सली फैमिली फाइनली रीयूनाइट हो जाती है। सब लोग शॉक्ड होते हैं जब वो देखते हैं कि स्पाइडर बिना किसी मुश्किल के अब सांस ले पा रहा है। बाद में कर्नल और उसका सोल्जर आरडीए बेस पर वापस पहुंच जाते हैं। उधर एलाइड शिप पर सलीज को एक शॉकिंग ट्रूथ बताया जाता है, स्पाइडर के अंदर माइसेलियम है, वही सब्सटेंस जो पैंडोरा के फॉरेस्ट को बनाता है। उसके बॉडी के सेलुलर लेवल पर मल्टीपल चेंजेस हो चुके हैं जो उसे जिंदा रखे हुए हैं, लेकिन एक वार्निंग भी दी जाती है, अगर इस प्रोसेस में इंटरफेयर किया गया तो स्पाइडर की जान जा सकती है। इस सब के बाद किरी दोबारा कनेक्ट करने की कोशिश करती है। वो अवा से बात करना चाहती है, वो समझना चाहती है कि उसने स्पाइडर को कैसे बचाया और क्यों उसका नेचर के साथ कनेक्शन इतना डीप है, लेकिन इस बार कोई जवाब नहीं आता, सिर्फ खामोशी। और इसी खामोशी के साथ ये चैप्टर खत्म होता है, लेकिन वॉर अभी बाकी है। जब किरी अपना कनेक्शन हद से ज्यादा पुश करती है, अचानक उसका बॉडी रिएक्ट करता है, वो कन्वर्जन्स में चली जाती है। सिचुएशन क्रिटिकल हो जाती है, लेकिन रोनल बिल्कुल टाइम पर इंटरवीन करती है और किरी की जान बच जाती है। बाद में किरी अपनी माँ नेटिरी के साथ बैठकर बात करती है। नेटिरी एक गहरी सांस लेकर सच एक्सेप्ट करती है,
वो कहती है कि जब से किरी पैदा हुई है तब से उन्हें पता था कि इस बच्ची ने ग्रेट मदर आवा का हाथ छुआ है। किरी जिद करती है कि उसे पूरी सच्चाई चाहिए और फिर नेटिरी वो बात कह देती है जो सबसे ज्यादा शॉकिंग होती है। किरी का कोई बायोलॉजिकल फादर नहीं है। वो एक्सप्लेन करती है कि ग्रेस का अवतार जिस पर नॉम ने रिसर्च की थी उसके जीन्स बिल्कुल अवतार जैसे ही थे। कोई मेल डीएनए नहीं था, कोई फादर एग्जिस्ट ही नहीं करता। ये सब आवा की विल थी। जब ग्रेस का बॉडी ग्रेट मदर के सामने था वहां एक सीड प्लांट हुआ और उसी से किरी पैदा हुई, यानी किरी आवा की बेटी है। ये सुनकर किरी बिल्कुल हिल जाती है। जेक आगे बढ़ता है और उसे सीधा कह देता है, जो भी हो तुम मेरी बेटी हो, मैं ही तुम्हारा बाप हूँ और तुम्हें किसी और की जरूरत नहीं। लेकिन एक बात सबको समझ आ जाती है, वो ये नहीं जानते कि आवा किरी से कनेक्ट क्यों नहीं कर रही। इसीलिए किरी को वार्न किया जाता है कि दोबारा कनेक्ट करना उसकी जान के लिए खतरा हो सकता है। बाद में जेक क्लियरली कहता है, अगर आरडीए ने स्पाइडर को पकड़ लिया तो हम सब खत्म। नेटिरी, जो अब भी अपने बेटे के गम में डूबी हुई है, गुस्से में कह देती है, अगर स्पाइडर इतना बड़ा थ्रेट है तो उसे मार देना चाहिए। जेक सीधा रिफ्यूज कर देता है। उसका डिसीजन क्लियर होता है, स्पाइडर को रीफ वापस ले जाना ही सबसे सेफ ऑप्शन है। इसी बीच कहानी एक डिस्टर्बिंग सीन की तरफ मुड़ती है। आरडीए के साइंटिस्ट्स पैंडोरा के एक मैसिव टाल्कुन को पकड़ लेते हैं सिर्फ एक्सपेरिमेंटेशन के लिए। ये मोमेंट क्लियरली दिखा देता है कि इंसान यहाँ सिर्फ एक्सप्लोर करने नहीं, कंट्रोल और डिस्ट्रॉय करने आए हैं। उधर रोनल और नेटिरी के बीच टेंशन बढ़ जाती है। रोनल बिलीव ही नहीं कर पाती कि किरी ने कैसे स्पाइडर को सांस लेने लायक बना दिया। नेटिरी ऑलरेडी शेकन होती है। वो रोनल को वार्निंग देती है कि इस टॉपिक पर ज्यादा बात ना करे, वरना वो भूल जाएगी कि रोनल प्रेग्नेंट है। उसका गुस्सा रॉ होता है, पेनफुल, अनकंट्रोल्ड। फिर ट्राइबल काउंसिल गैदर होती है। वहां अनाउंस किया जाता है कि एग्जाइल टल्कुन ने डीमन शिप पर अटैक किया था। काउंसिल का मानना होता है कि उसकी एग्जाइल सिर्फ और मौत लाएगी, वो इन वाटर्स में नहीं रह सकता। डिसीजन फाइनल होता है, बैनिशमेंट परमानेंट है। पायाकान चुपचाप पीछे हट जाता है। उसकी आवाज हैवी होती है जब वो कहता है, अब तुम लोग मेरी सॉन्ग कभी नहीं सुन पाओगे। उसका दर्द सिर्फ उसका नहीं होता, वो पूरे ओशन का दर्द होता है। लोआक आगे बढ़ता है। वो कहता है कि ये डिसीजन अनफेयर है। पायाकान ने उनके साथ फाइट की, उसने उनकी जान बचाई और सबसे बड़ी बात, उसने टिसारिया की लाइफ सेव की। लोआक सबको वार्न करता है कि टुल्कुन हंट हो रहे हैं और मर रहे हैं, लेकिन कोई उसकी बात सुनने को तैयार नहीं होता। जेक उसे साइड में ले जाकर बात करता है, लेकिन कॉन्वर्सेशन जल्दी ही टेंस हो जाती है। जेक अपना कंट्रोल खो देता है और गुस्से में कहता है, वो एग्जाइल टुल्कुन खुद तुम्हें ढूंढता हुआ आया था और अब सब कुछ हाथ से निकल चुका है क्योंकि हम वॉर में हैं। फिर जेक वो बात कह देता है जो लोआक के लिए सबसे ज्यादा पेनफुल होती है। वो कहता है, अगर तुमने ऑर्डर्स डिसोबे ना किए होते तो तुम्हारा भाई आज जिंदा होता। ये सुनकर लोआक कंप्लीटली टूट जाता है। वो बिना कुछ बोले वहां से चला जाता है। जब जेक वापस आता है, नेतिरी उसे कन्फ्रंट करती है। वो कहती है, तुम अपने बेटे के पीछे क्यों नहीं गए? हम एक और बच्चा खो सकते हैं। आर्ग्यूमेंट तुरंत एस्केलेट हो जाता है। गम और गुस्से में नेतिरी सच बोल देती है। वो कहती है कि वो स्पाइडर से नफरत करती है क्योंकि अगर स्पाइडर वहां ना होता तो उनका बेटा जिंदा होता। वो कहती है कि उसे इंसानों से नफरत है। जेक, जो ऑलरेडी वोंडेड है, ठंडी आवाज में जवाब देता है, फिर तुम्हें मुझसे भी नफरत होनी चाहिए, मेरी जिंदगी से और अपने ही बच्चों से भी। वो कहता है, क्योंकि गहराई में हम सब भी ह्यूमन ही है। ये बात नेतिरी एक्सेप्ट करती है। सच कड़वा होता है। दोनों रियलाइज करते हैं कि उन्हें लड़ना नहीं, साथ रहना है। वो एक दूसरे से माफी मांगते हैं। उधर लोआक अकेला चल रहा होता है। वो एक वेपन उठाता है और उसे याद आता है कि सब कहते थे जब आयरन उनकी स्किन को छूता है तो मौत आ जाती है। इस मोमेंट पर किरी और सायरिया वहां आ जाती हैं। वो लोआक से कहती हैं, तुम इस दुनिया में रहना चाहते हो, तुम अकेले नहीं हो, हम सब साथ हैं। लोआक का गुस्सा थोड़ा शांत होता है। बाद में किरी स्पाइडर को एक सी क्रीचर के साथ कनेक्ट करती है ताकि वो सर्वाइव कर सके। इसी वक्त कर्नल कॉरेज एक और ट्राइब के साथ अराइव होता है, स्पाइडर को ढूंढते हुए, लेकिन कोई उसे जवाब नहीं देता। इसलिए वो एक और खतरनाक डिसीजन लेता है। वो सीधा ऐश पीपल के लीडर के पास जाता है। वो वरांग से कहता है, मैं तुम्हारे लिए एक गिफ्ट लाया हूँ। वो एक वेपन देता है और प्रॉमिस करता है कि ऐसे और भी होंगे। बातचीत के दौरान वरांग अटैक के साइंस दिखाती है, लेकिन कर्नल के साथ आया हुआ सोल्जर उसके ही एक वॉरियर को गोली मार देता है। वरांग सब कुछ देख लेती है। वो कर्नल को अंदर ले जाती है और कहती है, मेरे पास कोई है जो तुम्हें वो इंसान ढूंढने में मदद करेगा जिसे तुम ढूंढ रहे हो। फिर वो कर्नल को एक व्हाइट पाउडर इनहेल करने पर मजबूर करती है। जैसे ही कर्नल की विजन ब्लर होने लगती है, वरांग अपनी कहानी बताती है। वो कहती है, मैं फायर कमांड करती हूँ क्योंकि जब मैं बच्ची थी मेरे लोगों पर अटैक हुआ था।
वो कहती है, मेरा ट्राइब मौत के आगे झुकता नहीं, हम आवा से मुंह मोड़ चुके हैं। उसके लिए आवा एक वीक मदर है जो वीक चिल्ड्रन पैदा करती है। वरांग कहती है, हम कमजोरी के पर्दे के पीछे नहीं छुपते, अब से सिर्फ सच बोलेगा मेरी जुबान। और यहीं से क्लियर हो जाता है, फायर एंड ऐश की वॉर सिर्फ सर्वाइवल की नहीं, बिलीव्स और आइडियोलॉजीज की वॉर है। आवा वर्सेस फायर, फेथ वर्सेस रेज, लाइफ वर्सेस डिस्ट्रक्शन। वैंग ठंडी लेकिन खौफनाक आवाज में वार्निंग देती है। वो कहती है कि वो उसका दिल निकाल कर खा सकती है, लेकिन उससे पहले उसे उसके सवालों का जवाब देना होगा। क्वॉरिज बिना डरे एक्सेप्ट करता है कि वो उसे ढूंढता हुआ आया है क्योंकि उसे उसकी जरूरत है। वैंग फौरन क्लियर कर देती है, मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं। फिर एक डार्क स्माइल के साथ कहती है कि शायद वो उसे अपनी खुशी के लिए स्लेव बनाकर रख ले। क्वॉरिज आयरनी के साथ जवाब देता है, सुनने में फन लगता है लेकिन मैं इसलिए नहीं आया। वो कहता है, मेरी जिंदगी में कभी कोई मेरा इक्वल नहीं रहा। अगर तुम अपनी फायर को इस दुनिया में फैलाना चाहती हो तो मैं तुम्हें हर टाइप का वेपन दूंगा। वो प्रॉमिस करता है, जितनी दूर तक तुम्हारी फ्लाइट जा सकती है सब क्लैंस तुम्हारे आगे झुकेंगे। और फिर वो सबसे बड़ी बात कहता है, अगर तुम आवा को चैलेंज करना चाहती हो तो मैं ही वो इंसान हूँ जो ये काम कर सकता है। यहीं से एक नया और खतरनाक अलायंस बनता है। कर्नल क्वॉरिज वैंग के साथ हाथ मिला लेता है और उसे वो वेपन्स और एडवांस टेक्नोलॉजी देता है जो उसके ट्राइब ने कभी देखी भी नहीं थी। उधर किरी स्पाइडर से कहती है कि जब वो फ्यूचर में दोबारा कनेक्ट करेगी तो स्पाइडर उसका स्पिरिचुअल गाइड बन सकता है। इसी वक्त अनाउंसमेंट होती है कम्युनियन ऑफ द काफ्स की। 1 साल के टूलकुन बेबीज जो पहली बार आवा से बॉन्ड बनाने जा रहे होते हैं। साथ ही सायरिया लोएक को बताती है कि उसके टूलकुन ने सुना है कि एग्जाइल्ड पायाकान गा रहा है, अपनी बर्थ क्लैन को बुला रहा है। वो एक्सप्लेन करती है कि टूलकुन का सॉन्ग पानी के नीचे बहुत दूर तक ट्रैवल करता है। लोएक बिना सोचे समझे पायाकान को ढूंढने का डिसीजन लेता है। सायरिया और कुछ और यंग नावी उसके साथ जाते हैं क्योंकि सायरिया खुद को रिस्पॉन्सिबल महसूस करती है। जेक अपने बेटे के पीछे जाना चाहता है लेकिन साहिका से रोक देता है। वो कहता है, वॉरियर्स को यहीं रहना होगा, बेबी टूलकुन का कम्युनियन कुछ दिन में है। सब जेक को कन्विंस करते हैं कि लोएक बहादुर है और अपना ख्याल रख लेगा। उधर एक इमोशनल मोमेंट में किरी स्पाइडर को किस करती है, लेकिन जैसे ही वो वापस जाने लगते हैं ऐश पीपल अटैक कर देते हैं। सब भागने पर मजबूर हो जाते हैं, लेकिन स्पाइडर पकड़ा जाता है और उसे ले जाया जाता है। किरी भागकर खबर लाती है लेकिन बहुत देर हो चुकी होती है। कर्नल और वैंग ऑलरेडी वहाँ पहुँच चुके होते हैं। सली फैमिली वहाँ से निकल चुकी होती है, लेकिन नेटीरी अपने हस्बैंड को छोड़कर जाने से इनकार कर देती है। वो कहती है, मैं यहीं रहूंगी, उसके साथ लड़ूंगी। फायर अटैक के बाद जेक सामने आता है और उनका मुकाबला करता है। कर्नल चाहता है कि जेक और नेटीरी दोनों को ले जाए, लेकिन जेक रिफ्यूज करता है। वो अपना हाथ ऊपर उठाता है और एक फाइनल वार्निंग देता है, अगर मेरा हाथ नीचे गया तो यहाँ कोई जिंदा नहीं बचेगा। और यहीं से फायर एंड ऐश की फाइनल कॉन्फ्रंटेशन स्टार्ट होती है। आखिरकार जेक एक फाइनल डील रखता है। वो कहता है, सिर्फ मुझे ले जाओ, मेरे फैमिली को छोड़ दो। कर्नल को मानना पड़ता है। डील एक्सेप्ट होती है और जेक अकेला प्रिजनर बनाकर ले जाया जाता है। ऐश पीपल वापस बेस की तरफ मूव करते हैं और स्पाइडर दूर से ये देख लेता है कि जेक भी उनकी कस्टडी में है। बेस पर पहुंचकर कर्नल अपने जनरल के सामने रिपोर्ट देता है कि मिशन सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। जनरल सक्सेस एक्नॉलेज करती है, लेकिन साफ वर्ड्स में वार्निंग देती है, हम हॉस्टाइल ट्राइब्स को टॉलरेट नहीं करते। ऐश पीपल को फौरन निकलने का ऑर्डर मिलता है क्योंकि उनकी प्रेजेंस अलाउड नहीं है। लेकिन असल बात ये होती है कि जेक सली कैप्चर हो चुका है। बेस में सेलिब्रेशन होती है। उधर स्पाइडर के लिए सिचुएशन और डार्क हो जाती है। साइंटिस्ट्स उस पर एक्सपेरिमेंट स्टार्ट कर देते हैं। दूसरी तरफ लोएक पायाकान को ढूंढने में फेल हो जाता है, लेकिन सायरिया और बाकी लोग आखिरकार उसका ट्रेल पकड़ लेते हैं। लोएक महसूस करता है कि कोई उनका पीछा कर रहा है। हॉस्टाइल क्रीचर्स उन पर अटैक कर देते हैं। सब मिलकर फाइट करते हैं, एक दूसरे को बचाते हुए। बस मुश्किल से जिंदा निकल पाते हैं। सायरिया फिर इंसिस्ट करती है, पायाकान बहुत करीब है। बेस पर साइंटिस्ट्स एक शॉकिंग कंक्लूजन पर पहुंचते हैं। स्पाइडर एक रेयर अनोमली बन चुका है। माइसीलियम उसके अंदर जिंदा है, उसके बॉडी को सेल्यूलर लेवल पर चेंज कर चुका है। वो जानना चाहते हैं कि क्या इस प्रोसेस को रेप्लिकेट किया जा सकता है। इसी बीच कर्नल स्पाइडर से मिलता है। वो कहता है, मैं तुम्हारा बाप हूँ। स्पाइडर फौरन जवाब देता है, मेरा बाप मर चुका है। कर्नल फिर भी सॉफ्ट टोन में कहता है कि वो उस पर प्राउड है, उसका शुक्रिया अदा करता है क्योंकि एक बार स्पाइडर ने उसकी जान बचाई थी। वो कहता है, तुम बिल्कुल अपनी माँ जैसे लगते हो। फिर एक इमोशनल मोमेंट में वो अपना मेडल स्पाइडर को देता है, जिस पर नाम इनग्रेव्ड होता है, माइल्स क्वॉरिज। वो कहता है, अगर कभी मुझे जरूरत पड़े मैं तुम्हारे साथ हूँ।
उधर समुंदर के अंदर लोएक और बाकी यूथ फाइनली पायाकान तक पहुंच जाते हैं। पायाकान बहुत गमगीन आवाज में बताता है कि कुछ बहुत गलत हो चुका है। वो कहता है कि उसने अपनी बर्थ क्लैन ढूंढ ली, लेकिन सिर्फ एक सर्वाइवर बची है। वो सामने आती है, अपना नाम बताती है तानाक। उसका हाल देखकर सब हिल जाते हैं। उसके जिस्म में हारपून्स घुसे हुए हैं, आंखें अंधी हो चुकी हैं, पूरा जिस्म जख्मों से भरा हुआ है। और फिर वो सच बोलती है, ये सब स्काई पीपल ने किया। इसी वक्त एक और हॉरिफाइंग ट्रूथ सामने आता है। शिप पर पता चलता है कि इक्लिप्स के वक्त जब टल्कुन इकट्ठा होते हैं, उन पर मास मैसेकर प्लान किया जा रहा है। प्लान सिंपल है, सबको मार दो। मरीन बायोलॉजिस्ट एएन एक्सप्लेन करता है कि टल्कुन सिर्फ एनिमल्स नहीं हैं, उनके पास ब्रिलियंट माइंड्स हैं, उनके नाम होते हैं, वो कम्युनिकेट करते हैं और उनका बिहेवियर इंसानों से भी ज्यादा एडवांस्ड है। और फिर भी उन्हें सिर्फ रिसोर्सेज समझा जा रहा है। यहीं से कहानी एक नए फेज में एंटर करती है, जहां जंग सिर्फ जमीन पर नहीं, समुंदर और रूह तक फैल चुकी है। अवतार फायर एंड ऐश का रियल फायर यहीं से स्टार्ट होता है। इयन अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाता क्योंकि उसे चुप करवा दिया जाता है। मिशन क्लियर है, तुल्कुन को एक्सटर्मिनेट करो और उनका प्राइज हासिल करो। इसी वक्त कर्नल जेक से मिलने आता है। वो सीधा बोल देता है, तुम्हारा टाइम आ चुका है, कल सुबह फायरिंग स्क्वाड होगी और ये एक पब्लिक शो होगा। जेक बिल्कुल काम रहता है। वो कहता है, मैं बहुत पहले मर चुका हूँ, इस बॉडी के अंदर सिर्फ एक मरे हुए आदमी की यादें हैं। फिर वो कर्नल को कहता है, इस प्लेनेट पर ऐसी चीजें हैं जो तुमने कभी देखी ही नहीं, बस इन नई आंखों से देखना सीख लो। कर्नल कन्विंस नहीं होता, वो सिर्फ इतना कहता है, कल 6 आवर्स पर मिलते हैं तुम्हारी एग्जीक्यूशन पर। उधर नतीरी एक्शन में आ चुकी होती है। वो अपनी बो से ऐश पीपल के मेंबर्स को साइलेंटली एलिमिनेट करती हुई बेस के अंदर घुस जाती है, जहां जेक को कैद किया गया है। इसी वक्त स्पाइडर कर्नल का दिया हुआ मेटल यूज करके अपने रूम से एस्केप करता है। बाहर निकलते ही वो उस मेटल को जमीन पर फेंक देता है। उसके लिए वो चीज बिल्कुल बेमानी हो चुकी होती है। इधर जेक की एग्जीक्यूशन का सीन सेट हो रहा होता है। क्राउड जमा है, वेपन्स रेडी है और स्पाइडर क्राउड के बीच मिक्स हो जाता है, सिर्फ एक गोल के साथ, जेक को बचाना। उधर नतीरी और वरांग का फेस ऑफ होता है। इसी दौरान क्वारिज हद से निकलता है और जेक की एग्जैक्ट लोकेशन मिल जाती है, लेकिन नतीरी से एक छोटी सी मिस्टेक होती है और वरांग उसकी तरफ पलटकर अटैक कर देती है। इसी बीच इयन, मरीन बायोलॉजिस्ट, भी बेस के अंदर घुस जाता है। वो जानता है कि अगर जेक आज मर गया तो तुल्कुन को कोई नहीं बचा सकता। नतीरी जेक के दिए हुए एक्सप्लोसिव एरोज यूज करती है और पूरा बेस ब्लास्ट करना शुरू कर देती है। कियोस फैल जाता है। इसी मोमेंट का फायदा उठाकर इयन एक मशीन से जेक को फ्री करता है और उसे छुपा देता है ताकि फायरिंग से बच सके। इयन और जेक मिलकर नतीरी को ढूंढने निकलते हैं। चलते चलते इयन एक शॉकिंग ट्रूथ बताता है कि इक्लिप्स के वक्त जब बेबी तुल्कुन का कम्युनियन होगा तब उन पर फुल स्केल अटैक प्लान है। जेक समझ जाता है कि टाइम बिल्कुल खत्म हो चुका है, लेकिन मदद करते करते इयन पीछे रह जाता है। जेक उसे कहता है, भाग जाओ, अपनी जान बचा लो। और इसी वक्त जब सोल्जर्स जेक पर एम लेने वाले होते हैं, स्पाइडर अचानक सामने आकर जेक के आगे खड़ा हो जाता है। वो जानता है कि वो ट्रिगर नहीं दबा सकते। क्यों? क्योंकि स्पाइडर ही वो की है जो ह्यूमंस को इस एनवायरनमेंट में मास्क के बगैर जिंदा रहने देता है। और फिर नतीरी स्टॉर्म की तरह आती है। वो एक शिप को आंखों के सामने गिरा देती है और जेक को रेस्क्यू कर लेती है। इस मोमेंट के साथ कहानी एक और लेवल पर चली जाती है। जेक अपनी वाइफ नेटी से बात करता है और कहता है, तुल्कुन अगर पूरी तरह हंट हो गए तो वो एक्सटिंक्ट हो जाएंगे और मैं ये कभी होने नहीं दूंगा। वो जानता है कि सिर्फ एक ही तरीका है, स्पाइडर को रोकना। अगर आरडीए उसकी एबिलिटी को स्टडी करके रेप्लिकेट कर लेती है, जो उसको इस वर्ल्ड में ब्रीथ करने देती है, तो कुछ भी उन्हें नहीं रोक पाएगा और वो पूरी लाइफ को वाइप कर देंगे, जैसे अर्थ पर किया था। नेटी तुरंत मना करती है, तुम ये नहीं कर सकते, स्पाइडर ने मेरी लाइफ बचाई थी। लेकिन जेक कहता है, ये अभी सबसे सही और सिर्फ ऑप्शन है। फिर वो स्पाइडर को बुलाता है और फॉरेस्ट की तरफ ले जाता है। जेक स्पाइडर से कहता है, नी गिराओ और ग्रेट मदर से गाइड मांगो कि तुम्हारे हाथ एंसेस्टर्स तक पहुंच जाए और वो तुम्हें एक्सेप्ट करें। स्पाइडर शक करता है, डैड, क्या तुम मुझे अब भी प्यार करते हो? जेक पूरा दिल लगा के कहता है, हाँ बेटा, मैं हमेशा तुमसे प्यार करता हूँ। और जैसे ही जेक वेपन को उठाने वाला होता है, वो लास्ट सेकंड पर वेपन को साइड कर देता है। इसी वक्त नेटी आती है और तीनों एक दूसरे को गले लगाते हैं, वचन देते हैं, चाहे जो भी हो हम रास्ता निकालेंगे और सब ठीक करेंगे। फिर जेक अपनी पुरानी दोस्त और पावरफुल क्रीचर
टोरो के पास चढ़ाई करता है। वो जानता है कि पहले वो दोनों साथ बहुत स्ट्रांग थे और जब वो स्काई में फ्लाई करते थे तो हमेशा ब्लड और बैटल होती थी। जब वो ट्राइब के सामने आता है सब लोग उसके सामने नील कर देते हैं। जेक सबसे कहता है जाओ और सराउंडिंग क्लैंस को बताओ, टोरुक मार्क II बुला रहा है और आज का दिन फाइनली आ गया है। और फिर शुरू होता है कॉल टू ऑल क्लैंस। टोरुक मार्क II सबको गैदर करता है। उसके स्पीच में वो कहता है बहुत सारी एरोज अगर एक साथ बंधी हों तो उनको तोड़ना मुश्किल है और वो हम सबको तोड़ नहीं पाएंगे। लेकिन जेक जानता है कि ये काफ़ी नहीं है, उन्हें और भी एलाइज चाहिए। तो वो जाते हैं ग्रेट क्रीचर्स एल्डर टोल्कुन के पास सपोर्ट के लिए। क्रीचर कहता है हम मार्क II का रिस्पेक्ट करते हैं लेकिन किलिंग हमारे ट्रेडिशन के खिलाफ है। जेक वार्निंग देता है स्काई पीपल रुकने वाले नहीं हैं, वो हर लास्ट टोल्कुन तक हंट करेंगे। इसी वक्त लो आता है और बोलना चाहता है लेकिन रोनाल्ड का मेट उसको रोक देता है, तुम्हारा टोल्कुन एग्जाइल्ड है, तुम यहाँ नहीं बोल सकते। लो कहता है फिर मुझे भी एग्जाइल कर दो। और फिर रोनाल्ड के बच्चे उठते हैं, कहते हैं अगर हमें बोलने नहीं दिया गया तो हम भी एग्जाइल्ड होंगे क्योंकि हम ताहीक के बच्चे हैं। सीन इंटेंस है, अलायंसेस, रिबेलियन और अपकमिंग वॉर का सेटअप रेडी है। मैट्रियार्क्स फाइनली डिसाइड सुनने का फैसला कर लेती हैं। लोग बोलता है मेरा टोल्कन भाई वापस अपने बर्थ क्लैन के पास गया लेकिन सिर्फ एक सर्वाइवर बचा, बहुत जख्मी, और आरडीए सब टोल्कन को हंट कर रही है। फिर वो जख्मी सर्वाइवर आगे आती है और कहती है मैं अपने भाइयों की आवाज़ बोल रही हूँ, उन गाने के लिए जो स्काई पीपल ने चुप कर दिया और अपने लोगों के लिए जो अब एग्जिस्ट नहीं करते। मैं अपने क्लैन की आखिरी सर्वाइवर हूँ एंड मैसेकर की ब्लाइंड विटनेस। प्याकन ही रास्ता दिखाता है और रास्ता फॉलो करने के लिए हमें फाइट करनी होगी। मैट्रियार्क्स वापस जाती हैं और कहती हैं हम सोचेंगे। दूसरी तरफ जनरल कर्नल से कहता है अब तुम मीटिंग का हिस्सा नहीं हो, तुम यूनिफॉर्म के लिए शेम हो और तुम्हें ऑफिशियली कन्फाइन कर दिया गया है, परमानेंट डिसीजन। इसी वक्त किरी रोनाल्ड के पास आती है प्रेयर के लिए। रोनाल्ड पूछता है क्या तुम अपनी क्लैन के साथ यहाँ इस मोमेंट के लिए आई हो? सिर्फ एक चोजन वन ही वॉरियर मदर को बुला सकता है। और फिर रोनाल्ड लेबर में चला जाता है। किरी को कहता है अगर तुम कुछ कर सकती हो तो बिना हेजिटेशन के करना होगा। नाती लोग से कहती है अगर मैं और तुम्हारा फादर वापस नहीं आ पाए तो तुम्हें स्पाइडर और तुम्हारी सिस्टर्स को सबसे दूर और सबसे फास्ट ले जाना होगा। कुछ ही देर बाद ह्यूमंस नावी टेरिटरी में पहुंचते हैं टोल्कन हंट शुरू करने। अटैक का ऑर्डर दिया जाता है लेकिन जैसे ही वो आगे बढ़ते हैं वो देखते हैं कि एल्डर्स और मदर्स वहां नहीं हैं और हेजिटेट करके रुक जाते हैं। इसी वक्त प्याकन एक जोर का रोर निकालता है। मैट्रियार्क्स सबसे पहले बैटल में चार्ज करते हैं। ये साफ होता है कि उन्होंने डिसाइड किया है अपनी स्पीशीज को बचाने के लिए फाइट करना है। नावी भी फाइट में ज्वाइन करते हैं, इंक्लूडिंग रोनाल्ड जो अभी प्रेग्नेंट है। वो मैनेज करते हैं सारे ह्यूमंस को डिफीट करने का जो अटैक के लिए आए थे। लेकिन फिर आश पीपल अराइव करते हैं और बैटल का टाइड बदल देते हैं। किरी अब और नहीं देख सकती कि उसके एलाइज एक एक करके गिर रहे हैं। वो रियलाइज करती है कि अब ग्रेट मदर को कॉल करना होगा और वो सीधा वाटर में डाइव करती है। किरी कनेक्ट करना शुरू करती है ग्रेट मदर के साथ और जोर से पुकारती है हेल्प हमें दो, हमारी आखिरी होप हो तुम। सीन इंटेंस है, सबकी जिंदगी का फेट अब ग्रेट मदर के हाथ में है और टोल्किन की सर्वाइवल शो एपिक बैटल शुरू होता है। स्पाइडर जॉइन्स किरी से और टुगेदर दे स्टार्ट इन्वोकिंग आवा द ग्रेट मदर। लिटिल टुक भी उनके साथ मिलता है और तीनों का कनेक्शन एक हो जाता है। एक साथ पुकारते हैं मदर सेव अस, सेव आवर वर्ल्ड। सरफेस पर बैटल का केओस अभी भी जारी है। वंग जलाता है नेटी के माउंट का विंग। एक ह्यूमन मशीन रैल को वूंड कर देती है। अब टारगेट है जेक और वो उसे डाउन करने में सक्सेसफुल होते हैं। बच्चे पानी से निकलते हैं लेकिन कीरी अभी सबमर्ज्ड है डीप वाटर में। जेक नेटी को कहता है गेट टू सेफ्टी, अटैक मत करो। नेटी रश करती है रोनाल्ड की हेल्प के लिए। वो जानती है कि वो मर रही है लेकिन रैल रिफ्यूज करती है बिना बेबी को जन्म दिए जाने के। रैल पुश करना शुरू करती है। स्पाइडर कीरी को लोकेट करता है और वो कनेक्ट होती है क्रीचर से सेंट बाय आवा। रैल अपने बेबी को जन्म देती है और उसका नाम रखती है प्रिल। फिर अपनी लास्ट ब्रेथ ले लेती है। नेटी प्रॉमिस करती है मैं तुम्हारा ध्यान रखूंगी। मीनवाइल लोआक अपने वुंडेड फादर के पास पहुंचता है। जेक कहता है तुमने बहुत ज्यादा कर दिया, मैं प्राउड हूँ कि तुमने टोल्किन को फाइट करवाया। फिर हम देखते हैं कर्नल ने लिटिल टुक को किडनैप कर लिया। नेटी भी कर्नल और वैंग के हाथ लगती है और वो बेबी और टुक के साथ ले जाई जाती है। ह्यूमंस टोल्किन को कॉर्नर करते हैं और अब तक लगता है पूरी स्पीशीज का वाइप आउट होने वाला है। लेकिन फिर कीरी कनेक्ट करती है और मदर आवा अपीयर होती है। काउंटलेस क्रीचर्स फ्रॉम द डेप्थ्स राइज और कीरी उन्हें कमांड करती है डिस्ट्रॉय एवरी लास्ट एनिमी। जेक का टोरो भी अवेकन होता है और अपनी काइंड को कॉल करता है
वो स्वूप करते हैं और ऐश क्लैन के राइडर्स पर अटैक करते हैं। हर कोई फाइट में ज्वाइन करता है और फाइनली बैटल का टाइड टर्न होता है। जनरल एस्केप करने की कोशिश करती है शिप से, लेकिन उसे पता चलता है थ्रस्टर्स अब काम नहीं कर रहे। साइंटिस्ट जो पहले टोल्किन को हंट करता था और जो पायाकन के क्लैन को ब्लाइंड कर चुका था, उसे ड्रैग किया जाता है डेप्थ्स में। फ्यू सर्वाइविंग ह्यूमंस डिसाइड करते हैं शिप अबैंडन करेंगे सर्वाइव करने के लिए। मीनवाइल कर्नल और वैंग अब भी होल्ड करते हैं। नेटीरी, बेबी, टुक। सीन एपिक है। मदर आवा के साथ किरी का कनेक्शन और टोल्किन का पावर फुली अनलीश होता है और नावी और क्रीचर्स फाइनली अपनी स्पीशीज बचाते हैं। ऐश क्लैन और ह्यूमंस का डिफीट हमेशा के लिए कंफर्म हो जाता है। सीन टेंशन पीक पे है। ह्यूमंस जेक को इंटरकॉम से कॉल करते हैं, कहते हैं स्पाइडर लाओ वरना नटीरी को नुकसान होगा। स्पाइडर कदम से खड़ा है, किरी साथ है और कर्नल से कहता है नटीरी को रिलीज करो, सिर्फ मुझे ले लो। कर्नल कहता है सब सेटल हो गया, सब घर जाएंगे। लेकिन जेक शिप पर स्पाइडर के साथ पहुंचता है। लोग से कहता है अपनी बैक देखो, सिर्फ उनको स्ट्राइक करो जो तुमसे प्यार नहीं करते। फाइनल बैटल शुरू। जेक ऐश क्लैन के लोगों से लड़ता है जनरल तक पहुंचने के लिए। लोग बाकी सब हैंडल करता है। वैंग नटीरी के पीछे है, लेकिन किरी आती है और वैंग से कनेक्ट करती है, दिखाती है अपनी पावर। वैंग पैनिक में भाग जाती है, किरी अपनी माँ को प्रोटेक्ट करती है। कर्नल स्पाइडर को उठाता है और ले जाता है। जेक पीछे जाता है और सब मैग्नेटिक फील्ड के पास गिरते हैं। कर्नल अटैक करता है, लेकिन स्पाइडर उसको रोकता है और बो से आर्म में शूट करता है। फाइनल फाइट शुरू होती है। स्पाइडर रीलोड करने की कोशिश करता है, लेकिन स्लिप कर जाता है, ऑलमोस्ट मरने के करीब। कर्नल बैक जाता है और स्पाइडर को पकड़ता है, दिखाता है कि वो केयर करता है, लेकिन दोनों मैग्नेटिक फील्ड के पास हैंग कर जाते हैं। जेक दोनों को बचाता है और सेफली पुल कर लेता है। नटी और बच्चे पहुंचते हैं रेडी अटैक के लिए, लेकिन जेक स्टॉप करता है, मर्सी चूज करता है। कर्नल खुद को मैग्नेटिक फील्ड में थ्रो कर देता है, अपनी स्टोरी का एंड करता है। सब एक साथ आते हैं, एम्ब्रेस करते हैं एज ट्रू फैमिली। नरेशन के साथ क्लोजिंग लाइन। लाइट हमेशा वापस आती है। सब ट्राइब्स कनेक्ट करते हैं ग्रेट मदर अवा के साथ, जो अपने सारे बच्चों को दिल में रखती है और उन्हें साथ रखती है, जैसे लाइफ का फ्लो दुनिया की सांस के जैसा है। देखा, पयाकन अपनी क्लैन में एक्सेप्ट हो जाता है। लिविंग और डेड रीयूनाइट स्पिरिचुअल रेल्म में। ग्रेट मदर का ट्री सब ट्राइब्स को कनेक्ट करता है। नावी अपने एंसेस्टर्स के साथ फिर से जुड़ जाते हैं। किरी अपनी माँ से मिलती है, स्पाइडर को इंट्रोड्यूस करती है और स्पाइडर अब क्लैन का हिस्सा बन जाता है। स्टोरी एंड होती है यूनिटी, होप और फैमिली और नेचर की पावर के साथ।